यस स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चंस इससे आते हैं नीट में, हर साल आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो भी जितने भी टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं वो सब क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी। तो आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी स्टार्ट करता है कि अगर कोई दूसरी दुनिया से कोई हमारी दुनिया में आए तो उसको यहाँ जो वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर ceases to astonish and fascinate us। हमारे लिए भी ये दुनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं, अगर कुछ कहें हम तो एनसीईआरटी कहती है देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ आर्किड्स। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है। तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई करते रहते हैं कि आखिर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज? क्या कारण है? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? क्या एग्जिस्ट करती थी शुरुआत से? धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ा है बेटा। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम? कैसे हुआ ये डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस पे ये चैप्टर बना है। और लास्ट में देखो, हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिए, हम सबके पास रहने के लिए एक ही दुनिया है। हाँ, हम सबके पास रहने के लिए एक ही दुनिया है। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से शेयर करते हैं इस दुनिया को, और अपना रोल हम भी प्ले कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिज्म भी प्ले कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो सबसे खास बात आती है बेटा, बायोडाइवर्सिटी की चर्चा। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो सबसे पहली बात आती है कि जो हेट्रोजेनिटी है या डाइवर्सिटी है, ये exist not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within the cells to bio। बहुत सारे लेवल हैं, पिछले चैप्टर्स में आपने देखा, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक डिफरेंट लेवल है। हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी आती है, इकोसिस्टम आते हैं और बायोम आते हैं। हर लेवल पे डाइवर्सिटी है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। तो फॉर अ कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहा इन्होंने कि जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी को, कंबाइंड डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। आइए, तो कितने लेवल पर डाइवर्सिटी की बात की? 3 लेवल पर डाइवर्सिटी की बात हुई बेटा। कौन कौन से? पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर हैं, तो उनमें जेनेटिकली क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। एक ही स्पीसीज है, उस स्पीसीज के अंदर जीन्स अलग अलग हैं, तो जब जीन्स अलग अलग हैं तो उस डाइवर्सिटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जरा देखिए, द जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंज might be in terms of potency and concentration of the chemical reserpine that the plant produces। तो हिमालय में जितने भी ये प्लांट हैं राउल्फिया के, उनके अंदर जो रेसरपिन की कंसंट्रेशन है, जो पोटेंसी है, वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है भाई। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। मीठे मीठे मैंगो हम लोग खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है। तो एक स्पीसीज के अंदर जो जीन्स की वेराइटी है, एलिल की वेराइटी है, दैट इज टर्म्ड एज जेनेटिक वेराइटी। दूसरी, species diversity, the diversity at the species level. For example, Western Ghat have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghat.
हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न घाट है रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है जब हम कंपेयर करते हैं किससे, ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में कम है। तीसरा लेवल आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंट व्हेन इट डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, हो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन कंपैरिजन टू नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री। यस, नॉर्वे से जब हम इंडिया को कंपेयर करते हैं तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं जबकि वहाँ नहीं है। तो ये 3 बेसिक लेवल हुए डाइवर्सिटी के। और उसके बाद देखिए क्या है, इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एकोमोडेट दिस रिच डाइवर्सिटी। ये एक दिन में डाइवर्सिटी नहीं आई बेटा, इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर टू accumulate this diversity in nature, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries of the present rate of species loss. इतने दिनों में जो बना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो बना है, उसका डिग्रेडेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एंड दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ vital environmental issues of international concern as more and more people of this world realize presence of these organism in the nature. हम सबको जो एक इम्पोर्टेंस है हर स्पीसीज का इस दुनिया में, इन सब के साथ हम सब के पास एक कॉमन अर्थ है, हम उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से शेयर कर रहे हैं। उन्हें भी यहाँ रहना है, हमें भी यहाँ रहना है। तो ये हम ह्यूमंस का ही एक आप बोलो फर्ज बनता है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है। तो भाई पब्लिश रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत वेरिएशन है पब्लिश रिकॉर्ड में, लेकिन फिर भी हम एक जो IUCN की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN 2004, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज slightly more than 1.5 million, आपने पढ़ा है ना, 1.7 to 1.8 million known and described species, लिविंग वर्ड में मैंने बताया था। तो इतना ही है। नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, बहुत समस्या है। लोगों ने गैस लगाया है, तो सबके अपने अपने गैस हैं। और अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। टेम्परेट कंट्रीज में डाइवर्सिटी कम है, वो डेवलप्ड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट्री कंप्लीट है। बट ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेस डेवलपमेंट है, और इसलिए अभी यहाँ इन्वेंट्री क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत सारे डाटा आते हैं, और लेकिन कुल मिला के सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। लेकिन एक मोर कंजर्वेटिव डाटा आता है जो रॉबर्ट मे ने दिया, और वो बताते हैं कि साहब जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है। तो मोर एक्यूरेट डाटा हम किस में मानते हैं, हम मे के हिसाब से 7 मिलियन मानते हैं। बाकी एक्सट्रीम तो बोलते हैं कि साहब ये 20 to 50 मिलियन तक है। पर आप समझ ही रहे हो कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और अभी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत डिस्कवरी बाकी है। तो जब तक वो नहीं होता एक क्लियर पिक्चर अपने सामने नहीं आ सकती है। लेकिन जब हम अर्थ डाइवर्सिटी की बेस की बात करते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो एक बड़ी प्यारी चीज़ निकल कर आती है। क्या एक बड़ी प्यारी चीज़ निकल कर ये आती है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज, more than 70% of all the species recorded are animal, while plants जो सब मिला लें तो ये more than 22% से ज़्यादा नहीं है। 70% में एनिमल है, और उसमें भी उसके भी 70% में जो हैं वो इंसेक्ट हैं। यस, among animals insect are the most species taxonomic grouping of the 70% of the total। यानी पहले तो एनिमल 70% है और एनिमल में भी इंसेक्ट 70% है। कुछ ये डाटा है आपके, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इन्वर्टिब्रेट की बात करें अगर हम, तो ध्यान दीजिएगा ये पाई चार्ट के इस बात से इन्होंने समझाया है। मैक्सिमम नंबर यानी 70% जो नंबर आया बेटा, आपने अभी देखा कि जो 70% है वो कौन हो गए हैं, इंसेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप आ जाते हैं। वर्टिब्रेट की बात करें तो लगभग आधा देखो फिशेस आ जाता है,
है ना। अब इसको एक सीक्वेंस देखो, आपको बनाने को तो नहीं आएगा, बना हुआ रहेगा, ABCD लिखा होगा और आपको पहचानना होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप फिशेस से इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलिए, ऐसे। तो ये फिशेस हो गई, उसके बाद एम्फीबियंस हो गए, फिर रेप्टाइल्स हो गई, फिर बर्ड्स हो गई और फिर मैमल्स हो गई। तो इससे आपको याद बना रहेगा, याद करने के लिए सबसे ज़्यादा फिश, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। इसी तरह प्लांट की बात करें तो देखो फंजाई और एंजियोस्पर्म दोनों लगभग बराबर खड़े हैं, हालांकि फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा मानी जाती हैं। इसको कैसे याद करें, तो ये पहले नंबर पे लाइकेन हो गया, फिर एल्गी हो गया, फिर फंजाई, फिर मॉसेस हो गए, फिर फर्न हो गया और फिर एंजियोस्पर्म। तो इसको आपको बेटा ऐसे याद करना पड़ेगा इस सीक्वेंस में। पहले छोटा सा लाइकेन, है ना, याद करने के लिए छोटा सा लाइकेन, फिर एल्गी, फिर फंजाई, फिर मॉस, फर्न एंड एलाइज और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। तो इस पे ऐसा चार्ट बन के ABCD करके पूछा जा सकता है और फिर उसमें आपको बताना पड़ेगा किसकी कितनी स्पीसीज हैं। तो ध्यान दीजिए, ये तो भाई यूकैरियोट की बात हुई। व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट, व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? तो NCERT कहती है बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। The problem is that conventional taxonomical methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition. तो पहले तो इनको हमें लाना पड़ेगा लेबोरेटरी में, वहाँ कल्चर करना पड़ेगा और बहुतों का कल्चर हो नहीं सकता, है ना। तो बहुत समस्या है। अब इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया delineating species of the group, then their diversity alone might run into millions. तो प्रोकैरियोट भी मिलियंस में होंगे, बट क्या है कंडीशन, प्रोकैरियोट के साथ बहुत बड़ी समस्या है, तो हम इसको नहीं पहचान सकते। आइए अब बात करते हैं इंडिया की। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीधे नीट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है। ऑल्दो इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी का ये 8.1% शेयर करता है। लैंड एरिया कितना है, लैंड एरिया तो है 2.4%, लेकिन डाइवर्सिटी ये शेयर करता है कितना, 8.1%। इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक कंट्री है और 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बहुत सारी वेटिंग में है जिनको अभी डिस्कवर करना बाकी है। मेक एक्सेप्ट, अगर एस्टिमेट को हम माने तो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर। और इसी तरह भी मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। यानी अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और क्योंकि बहुत तेज़ी से जो लॉस हो रहा है, इस लॉस के कारण समस्या और बढ़ती चली जा रही है। NCERT कहती है कि नेचर की लाइब्रेरी बर्न हो रही है और हमें उसको बचाना है। क्या पैटर्न है डाइवर्सिटी का? क्या हर जगह बराबर बायोडाइवर्सिटी है? सब जगह एक जैसी डाइवर्सिटी है? नहीं। तो कहते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, जाहिर सी बात है। In general, species diversity decreases as we move away from equator towards the pole. जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, लो एल्टीट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएं, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएं, डाइवर्सिटी हमेशा कम होगी। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं ये कहते हैं हार्बर दिस विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स हैव, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है। सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है बेटा कहाँ है, ट्रॉपिक्स में। आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। बर्ड की स्पीसीज से बताया है कोलंबिया नियर इक्वेटर 1400 स्पीसीज हैं बर्ड की। न्यूयॉर्क में 105 है। ग्रीनलैंड में जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में है वहाँ केवल 56 है। लेकिन अगर इसमें हम बात कर दें कि साहब इंडिया में कितनी है, तो इंडिया में 1200 है। अगर हम बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में 1300 हो जाएंगी बर्ड्स। तो ध्यान दीजिएगा, बर्ड का जो डाटा है कोलंबिया में 1400, अमेजन में 1300, इंडिया के अंदर 1200, न्यूयॉर्क के अंदर आई कितनी 105 और
जो ग्रीनलैंड है वहाँ केवल 56 स्पीसीज है। आइए, ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैव टू 10 टाइम्स मोर स्पीसीज। हाँ, ट्रॉपिक्स में बेटा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो देखो, इक्वेडोर में 10 टाइम्स मोर एज मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट इक्वल इन द एरिया ऑफ टेम्परेट रीजन लाइक यूएसए। टेम्परेट में मैंने बताया आपको ठंडी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल में बहुत जो सीजन है बहुत अच्छा होता है, पढ़ेंगे आप, इसलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात आती है, साउथ अमेरिका में है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर कितनी है? 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, मोर देन 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड, 427 मैमल एंड एम्फीबिया, 378 रेप्टाइल एंड of more than 1,25,000 of invertebrates। सर ये कैसे याद होगा बेटा? इसे तुम्हें लर्न करना है। यस, 40,000 species of plant, 3,000 fishes, 1,300 bird, 427 amphibian and reptile, amphibians and mammal, 378 reptile and more than 1,25,000 species of invertebrate। ठीक है ना? तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सो स्पीसीज अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आखिर यहाँ क्यों इतनी डाइवर्सिटी है? इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इंपॉर्टेंट वन। पहला, speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years. कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो जहां डिस्टर्बेंस नहीं है वहां इवोल्यूशन बहुत आसानी से होगा। ये पहला रीजन है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन में टाइम लगता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, पहला। दूसरा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है वो लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो आपको पता चल सकता है कि साहब इस समय बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, क्या मौसम होगा, कैसे होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एडेप्ट करके लाइफ को आगे चला सकता है। दैट्स वाई तो ये निक स्पेशलाइजेशन और ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। और तीसरा, थर्ड पॉइंट, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। अरे भाई, इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा सर? खाना ज़्यादा मिलेगा भाई, और खाना ज़्यादा मिलेगा तो डाइवर्सिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तीन बातें, पहला कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, और थर्ड मोर सोलर एनर्जी। आइए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको दिया था साउथ अमेरिकन जंगल्स में काम करके एक जर्मन नेचुरलिस्ट में पूछा जाता है। साउथ अमेरिकन जंगल, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या देखते हैं? विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग स्पोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये इस तरह से एक ग्राफ बनता है, S इक्वल टू CAZ, लॉग स्केल पे log S इक्वल टू log C प्लस Z log A, जहां पर ये जैसे ये हो गया ना, अब इसमें S स्पीसीज रिचनेस है, A एरिया है, Z जो है स्लोप है, और C जो है Y इंटरसेप्ट है। इस Z की वैल्यूज वेरी करेंगी। तो कहते हैं इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। शेप कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत पूछा गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल, द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं, पहले शुरुआत में तो हमको स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडेफिनिट जितना एरिया बढ़ाते चले जाओ उतना बढ़ेगा। तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, और इसमें जो वैल्यूज हैं बेटा, ये वैल्यूज जो हैं वो वेरी करेंगे। तो वैल्यूज क्या वेरी करेंगे जरा देखिए, वैल्यूज कैसे वेरी करते हैं? तो नॉर्मल जो रेंज बताई क्या बताई गई? 0.1 से 0.2 है। दूसरा,
कोई भी टैक्सोनॉमिक हो, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग लार्ज एरिया, पूरे कंटिनेंट की अगर बात करें तो ये 0.6 to 0.2 आती है, मच स्टीपर। फॉर फ्रूगीवोर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसकी जो वैल्यू आई है वो 1.15 आई है। तो ध्यान दीजिए, छोटे एरिया और बड़े एरिया में वेरिएशन आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंस भी है इस डाइवर्सिटी का सर जो हम पढ़ रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का? तो देखो बेटा, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी कम्युनिटी स्टेबल होगी, कम्युनिटी को स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। तो फॉर मैनी डिकेड इकोलॉजिस्ट बिलीव, क्या बिलीव करते हैं इकोलॉजिस्ट? इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि साहब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा उसमें। तो ध्यान दीजिए, ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिव फ्रॉम ईयर टू ईयर। पहला, मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ऑकेशनल डिस्टर्बेंसेस। सर ये रेजिस्टेंट जो समझ में आता है, ये रेजिलिएंट क्या होता है? तो बेटा रेजिस्टेंट मतलब पहले तो डिस्टर्बेंस से वो अपने आप को बचा लेगी, दूसरा अगर वो होता भी है तो वो जल्दी से अपने को सही कर लेगी, दैट इज रेजिलिएंट। तो दोनों ही कर सकती है। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट बाय टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, बाहर से भी कोई नहीं आ पाएगा। तो तीन फायदे हो गए। पहला फायदा है कि वेरिएशन कम होगा ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में, दूसरा फायदा रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट होगा, और तीसरा एलियन स्पीसीज से बचेगा। अब यहां एक बहुत प्यारी बात आती है, डेविड टिलमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा दिया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। टिलमान फाउंड दैट प्लांट्स जो प्लॉट्स थे इनके विद मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। He also showed that in this experiment increased diversity continue to किस में अपना contribution करती हैं? Higher productivity में। तो एक तो हम्बोल्ट की बात हुई, दूसरी किसकी बात हुई? डेविड टिलमान। याद रखना ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो डेविड टिलमान ने जो ये लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए प्लॉट्स पर, उन्होंने बताया कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा होने वाला है? इसमें पहला फायदा होने वाला है कि इसमें जो वेरिएशन है वो कम होगा, दूसरा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आइए आगे बढ़े। अब कई बातें हैं कि भाई ये जितनी भी स्पीसीज हैं क्या सब जरूरी हैं? बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही है, सब जरूरी हैं हमारे लिए या कुछ खत्म हो जाए तो भी चलेगा? क्या करें सर, कैसे करें? तो देखो भाई, मैंने सीधी सी बात बताई, पूरी दुनिया हम सबकी है, एक भी स्पीसीज जाती है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये डिपेंड करेगा उस स्पीसीज की पोजीशन, उसके फंक्शन पर। तो ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा एक पॉइंट आता है यहाँ पर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया है, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरिच ने दी। तीसरा नाम, पहला हम्बोल्ट, दूसरा अभी आपने पीछे पढ़ा, तीसरा आगे, है ना? क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि साहब जो इकोसिस्टम है ना, ये बिल्कुल एक एयरप्लेन की तरह है, एंड ऑल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ राइवेट्स। जैसे इकोसिस्टम में स्पीसीज होती हैं वैसे एरोप्लेन में राइवेट्स होते हैं। अब जितने भी पैसेंजर उतरे, एक एक राइवेट खोलने लग जाए तो प्लेन को नुकसान होगा, लेकिन कम होगा। मान लो कोई सीट का लिए जा रहा है, कोई कहीं का लिए जा रहा है राइवेट, लेकिन कहते हैं अगर कोई मेजर लिए जाए, measure, yes, traveling and it's popping a rabbit to take home, causing speech to become extinct. It may not affect flight safety, proper function initially, but as more and more rabbits are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rabbit is removed may also be critical. Loss of rabbits on the wings, key species that drive major ecosystem function, obviously a more serious threat. विंग्स का ही राइवेट ले गया तो प्लेन चलेगा कैसे? तो जो कीस्टोन स्पीसीज हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर इकोसिस्टम, लॉस किसी का भी हो, कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो,
इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कीस्टोन स्पीसीज गायब हो गई तो मेजर फर्क पड़ने वाला है, वो इन्होंने बताया रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा भाई? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की बात है कि अगर बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो इसी तरह से चलता रहा तो बहुत समस्या हो जाने वाली है। जरा ध्यान दीजिए, द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। पैसिफिक आइलैंड में जब ह्यूमन ने कॉलोनाइजेशन किया तो मोर देन 2000 बर्ड्स जो थी वो कैसी हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। IUCN क्या कहती है? रेड लिस्ट। रेड लिस्ट मतलब खतरा, थ्रेटेड स्पीसीज। डॉक्यूमेंट दैट एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज अराउंड 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट इन द लास्ट 500 ईयर। ये तो पिछले 500 सालों की बात है बच्चे, उसके पहले का तो कोई बात ही नहीं है। और उसमें भी छोड़ो, सम एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन। सीधे क्वेश्चन आता है, डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वेगा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ फ्रॉम रशिया एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जवान, कैस्पियन टाइगर की। द लास्ट 20 ईयर अलोन विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा कितनी तेजी से एक्सटिंक्शन हो रहा है। अगर ऐसे ही एक्सटिंक्शन चलता रहा तो बहुत समस्या हो जाएगी बच्चा। तो क्या करें सर? कंजर्व। बड़ी प्यारी बात आई कि साहब ये जो लॉस है ना, ये रैंडम नहीं है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स आर नॉट रैंडम, कि किसी का भी लॉस हो जाए ना। सम ग्रुप लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल। ये ज्यादा खतरा है। एम्फीबिया ना पानी में हुआ तो समस्या है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हुआ तो समस्या, क्योंकि इनको तो दोनों जगह रहना है, तो इनको तो समस्या है। क्या करें? More than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, very important data, 12% of all bird species, 23 all mammal, 32% of all amphibian species and 31% of gymnosperm, इनको extinction का बहुत बड़ा खतरा है। अगेन लर्न करना पड़ेगा, ये डाटा समझना नहीं है, लर्न करना है इसको, ठीक है। तो 23% मैमल, 32% एम्फीबिया, 31% जिम्नोस्पर्म, बहुत बड़ा खतरा आया है फ्रॉम स्टडी। क्या है भाई कि पिछली दुनिया में कि कई बार है ना, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुई है। 5 एपिसोड हुए हैं मास एक्सटिंक्शन के, छठा प्रोग्रेस में है। लेकिन अगर ये छठा हुआ तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इसका जो रेट बता रहे हैं 100 to 1000 टाइम फास्टर होगा। तो अपने को ये बचाना है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा जो होने वाला है ये आने वाला है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी से समस्या क्या होगी? द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या समस्या होने वाली है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। सबसे पहली परेशानी देखो, प्रोडक्शन। आप जानते हैं अगर प्रोडक्शन ही डिक्लाइन कर गया तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कौन करेगा, है ना। तो पहली चीज तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, वहीं रोक दिया। दूसरा, लोअर्ड रेजिस्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल पर्टिफरेशन सच एज ड्रॉट। रेजिस्टेंस और रेजिलेंट बताया था ना, खतरा हो गया। तीसरा, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन प्रोसेसेस। क्या क्या? जैसा आजकल दिख रहा है, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। कभी पानी बरसेगा, कभी बरसेगा ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, कभी ड्रॉट आ जाएगा, कभी नए नए इंसेक्ट, नई नई बीमारियां आ जाएंगी। ये सब बायोडाइवर्सिटी लॉस के प्रॉब्लम। सर कारण क्या है? आखिर कॉज क्या है इसका? कॉज है, बड़ी प्यारी बात है, द एसिलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन। हम, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सबसे बड़ी चीज आती है द इविल क्वाड्रेट। 4 चीजें इविल क्वाड्रेट है, 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। क्या क्या है वो इविल क्वाड्रेट? आइए वन बाय वन देखें। सबसे पहला होता है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कोई ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है, अगर उस पर्टिकुलर जगह का लॉस हो जाए, एक बहुत बड़ा प्लांट है जहां हजारों स्पीसीज हैं, और अगर वहाँ पर उस स्पीसीज का, उस प्लांट को कट कर दे
तो सारी बायोडाइवर्सिटी वहीं खत्म हो जाएगी, दैट इज हैबिटेट लॉस। कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे ये पहले दुनिया के 14% एरिया में थे, अब केवल नो मोर देन 6% एरिया में बचे। बड़ी खास बात, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट था जिसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता था वो भी खतरे में है, उसको भी काट दिया लोगों ने। क्यों काट दिया भाई, किसके लिए? अरे मत पूछो, कल्टीवेटिंग सोयाबीन। अब आप समझिए, फॉर रेजिंग बीफ कैटल। इस बड़े फॉरेस्ट को कट दिया कर दिया गया, बिसाइड टोटल ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट। अब डिग्रेडेशन कर दिया, एक बड़ा एरिया था उसके बीच से सड़क बना दी। मान लो ये फॉरेस्ट है, यहाँ बीचों बीच से सड़क बना दी। अब मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ थी? सेंटर में। कहाँ जाएंगे बेचारे? मर जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नीड बिकम्स ग्रीड। जब ग्रीड बन गई तो हमने क्या किया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रिसेंटली बहुत सारी चीजें लॉस में गई हैं। क्या क्या लॉस हुआ है भाई, जरा ध्यान दीजिए। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन द लास्ट 500 ईयर, स्टीलर, शी काऊ एंड पैसेंजर पिजन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ध्यान दीजिएगा, पैसेंजर पिजन क्वेश्चन आ चुका है नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके कारण लग गया? ओवर यूज हुआ। मैनी मैरीन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, इतना ज्यादा उनको हार्वेस्ट किया जा रहा है कॉमर्शियल पर्पज से कि वो सब समस्या बन गई है। लास्ट, एलियन स्पीसीज का इन्वेशन। क्योंकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वास्तव में उनको बहुत खतरा है बेटा, और जब बाहर से कोई स्पीसीज आती है तो उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। अब नेचुरल एनिमी नहीं है तो वो खूब फ्लोरिश करेगी। तो देखिए क्या होता है, नील पार्क इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू इवेंचुअल एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल असेंबलीज ऑफ मोर देन 200 cichlids फिश। ध्यान दीजिए, मोर देन 200 स्पीसीज जो थी इस फिश की, वो इस अकेले नील पर्क के कारण खतरे में आ गई। बाकी आपको पता ही है, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, वाटर हाइसेंथ, लैंटाना, हमारी कंट्री में इन्होंने कितना हमारी इंडिजिनस स्पीसीज को लॉस पहुंचाया है। फिर अगली बात, रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इंडिया में आई, और इससे हमारी जो इंडिजिनस कैटफिशेस हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये खतरा है कौन? अमेरिकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, हमारी इंडिजिनस फिशेस के लिए। और चौथी बात आती है को एक्सटिंक्शन, जिएंगे साथ मरेंगे साथ है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एक साथ जिएंगी और एक साथ मर जाएंगी, प्लांट एंड देयर पॉलिनेटर। When a species become extinct, the plant and animal species associated with obligatory जो भी है वो मर जाएंगे। हाँ, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहेंगे भाई, मर जाएंगे। प्लांट मर गया तो उसका पॉलिनेटर जो को इवॉल्व हुए हैं वो दोनों एक साथ मरेंगे। एक को मारोगे तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। को एक्सटिंक्शन, यस। तो 4 इविल क्वाड्रेट है। कौन कौन से 4 इविल क्वाड्रेट हैं? पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज हो गया। और चौथा, को एक्सटिंक्शन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना पड़ेगा भाई। सर कैसे कंजर्व करें और क्यों कंजर्व करें? हाँ, पहला क्वेश्चन थे, हम क्यों कंजर्व करें? हमें क्या जरूरत पड़ी कंजर्व करने की? है क्या कोई जरूरत है कंजर्व करने की? है। कुछ नैरो यूटिलेरियन लोग हैं, नैरो मानसिकता के, क्या कहते हैं कि भैया कंजर्व करो, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। खूब सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, और अगर ये डाइवर्सिटी नहीं रही तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स recently sold in the market worldwide derived from plant and 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जैसे इंडिया में आयुर्वेदा, ऐसे यूज में आती हैं। सीधे फायदा है भाई। नैरो माइंडेड लोग क्या कहते हैं? हमें जिससे फायदा है उसको बचना चाहिए, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाएं? अरे हमें फायदा हो रहा है, हमको सारी चीजें मिल रही हैं।
फिर एक बड़ी बात कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है बेटा, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बोले भाई हम किसी प्लांट के अंदर या कोई बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज के अंदर क्या खास बात है नहीं पता, अगर वो बची रही तो आने वाली जनरेशन एक्सप्लॉइट कर लेगी, पता कर लेगी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कुछ आए भाई ब्रॉड यूटिलिटेरियन, वो क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 हमें ये सब नहीं चाहिए। फिर हमको बायोडाइवर्सिटी इसलिए बचानी है क्योंकि इट प्रोवाइडेड इकोसिस्टम सर्विसेज। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो इस दुनिया को मिलती है, जब ये फोटोसिंथेसिस करता है ना तो टोटल की 20% अमेजन रेन फॉरेस्ट से मिल जाती है। इसलिए नहीं कि डायरेक्ट बेनिफिट, ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, नेचर की जो सर्विसेज हैं, हम जहां रहते हैं वहां हमें जो फायदा होता है, हमारा जो प्लांट का पॉलिनेशन कर रहे हैं, उसके कारण हमें इसे बचाना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो ये ब्रॉडली वाले हो गए। हाँ, पार्क में घूमने जाते हैं, बुलबुल बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, फ्लावर खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर स्पीसीज दिख रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, उसको पैसे में कैसे काउंट करेंगे? तो ड्यू टू देयर इकोसिस्टम सर्विसेज। अब तीसरे लोग आए, नहीं भाई इथिकल, हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम इन स्पीसीज को मारें, हम भी एक स्पीसीज है, वो भी एक स्पीसीज है, हम सबको ये धरती शेयर करनी है। फिलॉसफिकली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, इवन इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। वी हैव अ मोरल ड्यूटी, हमारी ये ड्यूटी है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, सैपियंस हैं, माइंड डेवलप किया है, तो ये हमारी ड्यूटी है, इथिकल है राइट हमारा कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। तो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? 3 भी हो गए। पहला नैरो यूटिलिटेरियन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट के लिए। ब्रॉड क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। और तीसरे बोलते हैं इथिकल। अब करें कैसे? हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कैसे करें भाई? तो 2 ही तरीके हैं बेटा, जो जहां है उसे वहीं कंजर्व कर दो, या उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में लाके कंजर्व कर दो। 2 चीजें हैं। तो देखो, एक को बोलते हैं इन सीटू, ऑन साइट कंजर्वेशन, और दूसरी कि जब कोई बहुत ज्यादा खतरा है किसी के ऊपर, तो उसको भाई उसके घर पर आप कंजर्व नहीं कर सकते, तो उसको ऑफ साइट कंजर्वेशन करें। जिसको बहुत ज्यादा खतरा है, अब घर पर ही खतरा है और वहीं आप कंजर्व करने जा रहे हो, तो कहां सर्वाइव करेगा? तो अगर बहुत ज्यादा थ्रेट है तो उसको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में लाएं और उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में करें। तो 2 तरह का कंजर्वेशन होगा, एक जो जहां है वहीं ऑन साइट इन सीटू, दूसरा उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में लाकर ऑफ साइट या एक्स सीटू। आइए एक एक की चर्चा करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें क्या है? फेस्ड क्योंकि इन सीटू मतलब क्या? जो जहां है वहीं। अब बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? फॉरेस्ट में। हमें फैक्ट्री कहाँ लगानी है? हमें भी वहीं लगानी है। हमें जो मिनरल्स निकालने हैं वो भी वहीं से निकालने हैं, कोल निकालना है वो भी वहीं से निकालना। अरे साहब, करें तो करें क्या? तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। मैनी नेशन फाइंड इज अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ। लेकिन जिस तरह से ये घट रही है, नहीं कर सकते। They identified for maximum production certain biodiversity hotspot region with a very high level of species richness and endemism. सबको नहीं कर सकते, पर जहां बहुत ज़्यादा थ्रेट है, बहुत ज़्यादा इंडेमिक स्पीसीज है। सर, ये इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो केवल वहीं पे है। तो अब इसको तो बचाना पड़ेगा ना। जैसे नेपेंथीस खासियाना, नेपेंथीस खासियाना का जो प्लांट है वो केवल खासी और जैंतिया हिल्स में ही मिलता है, बाकी पूरी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो क्या करें? हमें उसको वहीं बचाना पड़ेगा। तो इन सीटू, तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड, बाद में 9 और जोड़े गए, तो टोटल कितने हो गए भाई? 34। टोटल 34 हो गए। These hot spots are also region of
एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। तो 3 चीजें कौन कौन सी हो गई? मैक्सिमम थ्रेट, एंडेमिक स्पीसीज और तीसरा एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। जहां ये 3 चीजें हैं उसको हॉट स्पॉट बना देना पड़ेगा। इंडिया में 3 हॉट स्पॉट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से भाई? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये इंडिया के 3 वेरी इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट्स हैं। बड़ी प्यारी लाइन आती है कि ये सारे हॉट स्पॉट लेस देन 2% एरिया में है, लेकिन ये सब मिलकर डाइवर्सिटी को कितना कंजर्व कर रहे हैं पता है आपको? लेस देन, ध्यान दीजिए, इतने कम एरिया में होने के बावजूद भी रिड्यूस कर दे रहे हैं ये लॉस को 30%। हॉट स्पॉट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया में भी हमने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बनाई हैं। एनसीईआरटी का डाटा है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके नंबर सब के बढ़ चुके हैं। अब आज उतने नहीं है जितने ये दिखते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब बढ़ चुके हैं, एक्चुअल नहीं है। बट इन इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, ट्रेडिशन है, आपको पता है। यहाँ पर सैक्रेड ग्रुप्स हैं, खासी एंड जयंतिया के अंदर, हिल्स हैं मेघालय के अंदर, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिर सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज हैं मध्य प्रदेश में। ये सब ऐसे एरिया हैं जो सैक्रेड है, पवित्र हैं, और पवित्र होने के कारण ये बचे हुए हैं। इसी तरह मेघालय द सैक्रेड ग्रुप आर द लास्ट रेफ्यूज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन आता है, लास्ट रिफ्यूज क्या है? तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आया बेटा? हॉट स्पॉट आए, बायोस्फीयर रिजर्व आया। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की आपको और खास बोलूँ, यहाँ एक कोर रीजन होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है। ये जो कोर जोन है, कोर रीजन में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बफर जोन में रिसर्च एक्टिविटी अलाउड है, और बाहर ह्यूमन सेटलमेंट होता है, पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप से खाली वहाँ के संसाधनों का यूज किया जाता है। चलिए भाई, इन सीटू हो गया। अब हमको जो ज्यादा खतरा है उनको बचाना है। तो जिनको ज्यादा खतरा है उन्हें कैसे बचाएंगे? तो उनके लिए एक सीटू कंजर्वेशन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? उनको वहां से लाएंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज में रखेंगे और उनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट, यहां पर किसको बचाएंगे बच्चा? यहां पर हम थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या करते हैं? taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can protected and given special care। वहां से ले आए जहां पर इनको खतरा है, और वहां से लाकर इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब बनाए गए। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintain in zoological park। वाइल्ड कंडीशन में वो एनिमल नहीं है, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में हमने रख रखे हैं। इन रिसेंट ईयर एक्सीटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इंक्लूजर। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। कैसे? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated by tissue culture method। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, उनको भी लॉन्ग पीरियड तक रख दिया, कहाँ? सीड बैंक में। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है बेटा? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो गैमेट्स को भी रखा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी करा रहे हैं। सीड को कहां रखा? सीड बैंक में रखा। तो ये जो सीड बैंक है, सीड बैंक भी क्या हो गए? एक सीडू कंजर्वेशन। टिश्यू कल्चर से यूज किया हमने, टिश्यू कल्चर से माइक्रो प्रोपोगेशन किया। दूसरा, जो एग्स हैं इन विट्रो फर्टिलाइज किए जा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज ये सब किस में आती हैं? एक सीटू कंजर्वेशन में। तो सर वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बच्चा।
बायोडायवर्सिटी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं बनती कि साहब ये इंडिया की बायोडायवर्सिटी है, ये दूसरी कंट्री की बायोडायवर्सिटी है, क्योंकि एक दिन में नहीं आई बच्ची, ये कंट्री तो हमने बनाई है ना, अर्थ नहीं बटी थी, अर्थ तो एक ही है पूरी। तो पूरी दुनिया को मिलकर बायोडायवर्सिटी को बचाना होगा। टेम्परेट कंट्रीज रिच है, टेक्नोलॉजिकली भी रिच है, इकोनॉमिकली भी रिच है, बट कहते हैं ना भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, इस जहां में किसी को सब कुछ नहीं मिलता। तो जो टेक्निकली बहुत इवॉल्व है, इकोनॉमिकली ग्रेट है, वहां डायवर्सिटी कम है, और जो गरीब है इकोनॉमिकली टेक्निकली कम है, उनके पास डायवर्सिटी ज्यादा है। तो साहब कैसे किया जाए? तो इसके लिए बायोडायवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड कंजर्वेशन इज देयरफॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिक कन्वेंशन हुई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसमें सारी कंट्रीज ऑल द जो भी वहां के नेशन आए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, इसको कई बार हम लोग नॉर्मली CBD भी कह देते हैं। 1992 में जो CBD हुई, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इसमें जितनी भी कंट्रीज आई उन्होंने यही बात कही कि दो चीजें, बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करना होगा और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि पैसे कोई कमाए और डायवर्सिटी किसी की है। लोग चोरी कर जाते हैं, बायोपायरेसी, कहीं के ऑर्गेनिज्म को उठाकर ले गए और अपनी कंट्री में ले जाके बोले साहब ये तो हमारी कंट्री का है, हाँ इंडिया की भी, नीम, करेला, बासमती राइस सब ले गए और USA में पेटेंट करा ले लिए। हमकी नई नॉलेज है, वो तो इंडिया ने उसको सब वापस कराया पेटेंट को। तो ये बायोपायरेसी नहीं चलेगी भाई, यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी। दूसरी जो कॉन्फ्रेंस आई, वर्ल्ड समिट बोली गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2002 में हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज ने कमिटमेंट दिखाया कि भाई हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल। व्हाट इज ऑल लेवल? ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। इस हर लेवल पे जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हम उसे कम करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये दो, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट है कि जो स्पेशल हो, बाकी सारे पॉइंट लगभग आपने देख ही लिए हैं। तो द वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इन सीटू और इन सीटू है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे गए क्वेश्चन है बेटा आपसे। तो आपको ये तैयार करना है कि इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करें और टोटल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया के अंदर, इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 3 हैं। और इस पूरे जो ये बायोडायवर्सिटी है, इसको कंजर्व करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई हुई है और पूरी दुनिया को मिलकर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। तो इन नटसेल इस पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि पहले तो बायोडायवर्सिटी क्या है, क्या लेवल है बायोडायवर्सिटी का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है बायोडायवर्सिटी का, क्या पैटर्न है, फिर मेजर थ्रेट क्या है जिसमें एविल क्वाड्रेंट पढ़े, वाई वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, 3 व्यूज पढ़े आपने, ब्रॉड, नैरो, इथिकल, और तीसरा फिर आपने पढ़ा हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। तो 2 कॉन्सेप्ट इसमें आए, एक इन सीटू जो जहाँ है वहीं उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, हालांकि इसमें समस्या आती है डेवलपमेंट कैसे होगा, और दूसरा है एक सीटू जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, जिन्हें तुरंत कंट्रोल करना है, उन्हें हम ऑफ साइट लाएंगे, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उनका कंजर्वेशन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।